हाँ सर, आ गया, हो गया। थैंक यू सर। All right, so we'll start in another 2 minutes. Only 4 students have joined in. Is there any other activity that's going on? कुछ और हो रहा है अभी इसकी वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा, वैसे ही नहीं लगाते सभी क्लास। क्या कह रहे हो? सभी क्लास वैसे ही नहीं लगाते बच्चे क्लास, वैसे कुछ हो तो नहीं रहा आजकल। क्यों नहीं लगाते क्लास? पता नहीं। And वैसे आशीष, आप यस सर। रिकॉर्ड कर रहे हो उसको तो शेयर मत सर करना मैं किसी से जो क्लास में नहीं आए। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हाँ, सो ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा कि बच्चे, बन ही गया होगा मेरे ख्याल से अब तक, कि स्टूडेंट्स आते नहीं क्लास में और उसके बाद वो है ही अपने पास, रिकॉर्डिंग है ही। हाँ Anyways, doesn't matter. Last time it was the holiday, so या we did not gone through the lab session. सर, वो लास्ट टाइम हमने वो भी किया था ना, हुआ नहीं था। Volatility वाला रह गया था। हाँ वो हो गया कंप्लीट। वो अब उनका विंडोज भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आज अपन। इट इज अच्छा, अ वेरी विंडोज। लेंदी। ओके। विंडोज विंडोज पे प्लेटफॉर्म नहीं है सर। हाँ, विंडोज प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। so I'll give you the sources from where we will have to download the files and everything we'll discuss today. Sure sir. So we'll wait for another 1 minute. 9:50 we'll start. By the time, I do not believe कोई और कोई join करने वाला है हमको. So by the time you can download some. Okay, what I'll do, I'll share the uh, volatility tool. You would not be able to. Okay, एक काम करो, volatility foundation करके एक होगा, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. I hope you would be able to see the screen now. Yes sir. Close this. ये बार-बार मुझे. Alright. So basically, volatility is memory forensic application. इतना तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ ही लिया था, थोड़ा theoretical इसका जो पार्ट था. ये देखो, volatilityfoundation.org करके वेबसाइट है. इस वेबसाइट को ओपन करो, volatilityfoundation.org. इसको ओपन करो. In the meantime, I'll just open up the lab 8 and 9. अपने पास एक लैब मिस हो गई है, तो we'll try to cover the content of lab 8 and 9 in a single lab. फास्ट जाएंगे अपन. So volatilityfoundation.org, इसके अंदर डाउनलोड्स पे जाओ and you will see that volatility 2.6 is for all the versions, is for all the platforms like Windows, Mac, Macintosh, Linux and other sources. So there is a 2.6 Windows standalone executable file. When you click on this, it will download the file like this. On the left hand side you can see volatility 2.6 underscore 14.8 MB file will be downloaded. Let me know if you find some difficulty downloading it. It might happen sometimes, like this is the first time on my browser it is getting downloaded. Otherwise I had to take it from another system. तो मेरे डाउनलोड ही नहीं हो रही, मतलब क्लिक करके वहीं पे पहुंच ब्लिंक करके जा रही है ना, वो प्रॉब्लम आएगी. In that case what I'll do, I'll share the okay,
volatility. Okay, I'm sharing it. जिनके नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर 4 ही स्टूडेंट हैं, आई कैन सी। एक एक करके आप मुझे अपनी ईमेल एड्रेस बताओ। गर्ग पी ये और किसी के नहीं हो रहा तो बता दो मेरे को। आशीष, इज इट, आर यू एबल टू डाउनलोड इट? सर हाँ हो गया मेरा ठीक है। हो गया अखिलेश सर मेरा भी हो एंड अक्षत हो गया सर, डाउनलोड हो गया। ठीक है, पल का आपका ही नहीं हुआ, मैंने आपको सेंड कर दिया इसका। एडिटर ऑप्शन पे है, यू डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। एंड एक अपन को इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वो इमेज जो है, that image is on the link, क्या लिंक था उसका? सर मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, क्या चीज? व्हाट्सएप पे भेज दिया सर अभी तुरंत, मतलब बिना क्लास नहीं समझ में आया मेरे को। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दिया सर वॉल्ट। अच्छा, so इसका है GitHub को कौन सा वाला था? हाँ ये वाला, ये लिंक देख रहे हो? GitHub, ये आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। I believe now you have got it on the chat box. इस लिंक पे क्लिक करो, github.com volatility foundation volatility wiki memory samples करके। इस पे जब क्लिक करोगे तो this page will get open, and in this page you will find something is being written over here, malware R2D2 and password is infected। ये वाला डाउनलोड करोगे, इसको डाउनलोड कर लो। You will click on this and it will get downloaded। वो रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर, तो डाउनलोड कर देना उसको। As soon as you download it, it will start and is approximately of 32 MB। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर भी मैं इसको डिलीट करूंगा, अननेसेसरी स्पेस मेरे लिए जा रही है। ये दो चीज डाउनलोड हो जाए तो एक बार मुझे बताना। By the time it is getting downloaded, अपन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो बेसिकली मेमोरी फॉरेंसिक्स अपन पढ़ रहे थे, इतना अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। So memory forensics we were studying, and the tool that we were trying to use is, we still trying to use, is volatility, and it is targeting the volatile memory, right? Basically it is called as live forensics because एक बार system on off हो जाएगा तो volatile memory volatility feature के कारण हमारा जो system है, it will lose all the data from the primary memory। So जब system cyber attack हुआ या cyber crime हुआ, at the same moment we have to capture that particular system to get the image, and image could be taken by any of the previously used tool like FTK or autopsy or DC3DD or Guymager, किसी के थ्रू भी हम इमेज बना सकते हैं। Extensions those are being required as .dd, .e01, ये दोनों तुमने बनाने सीखी हैं। एंड VMEM जो फाइल है वो हमने कैप्चर करना नहीं सीखा, बट एज ऑफ नाउ व्हेन वी डाउनलोडेड द फाइल तो वो VMEM फॉर्मेट का है। आई विल लेट यू नो दैट। सो स्पेसिफिकली दिस टूल इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द पासवर्ड्स and user information। User means the system user information, processes, and processes means system processes and network processes and all,
रजिस्ट्री के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। And this particular framework is available for Windows and Windows Server also, Linux platform also, and Macintosh also. And there are many more in 2.6. अपन अगर volatility के 2.6 को जाते हैं, so we will see that हमारे पास वो काफी ऑप्शंस की अवेलेबल है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप क्लिक करोगे, so it will show you that किस-किस के लिए ये चीज अवेलेबल है। It will be used in Windows 10, Windows 7, servers, Windows 7, Windows 8, Server 2012, right? And operating system support पूरा यहाँ पर आ गया है। Operating system support है, it is not limited to Leopard and Macintosh में only Leopard के लिए ही supported, ऐसा नहीं only Leopard के लिए है, Snow Leopard के लिए भी है, Lion के लिए भी है, right? And in these, for these operating systems, this particular release is supported. मेमोरी फॉर्मेट जो अपन ने देखा वो रॉ जो है वो dd देखा ही अपन ने, एंड ये VMSN है अपने पास, केमू है। मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो हम जनरली हम यूज करते हैं, सारे मैंने नहीं लिखे इसके अंदर। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द रीड मोर एंड यू विल बी एबल टू सी इट ऑन द वर्जन जो अपन ने डाउनलोड किया है। यहाँ पर लिमिटेड लिखा है मैंने, ठीक है। अभी जो हम फाइल को काम करेंगे वो है .vmem फाइल। सो डाउनलोड हो गया तो बताओ आगे चले अपन। हाँ जी सर, हो गया। अब एक जना कौन छोड़ के चला गया बीच में, पहले 4 तक 3 ही रह गए। एनीवेज, ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू चूज, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वी हैव टू चूज अ प्रेफर्ड लोकेशन from where we will operate the volatility tool, as well as the file that we have downloaded is of VMEM means virtual memory extension, right? तो जैसे कि मैंने पाथ चूज कर रखा है, that is D ड्राइव के अंदर मैंने एक volatility फोल्डर बना दिया। उसके अंदर मैंने ये दोनों RAR फाइल जो डाउनलोड हुई थी, इन RAR फाइल को यहाँ पर रख दिया मैंने, और दोनों को एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। जब ये वाली फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी तो इनिशियली इट वाज ऑफ दिस टाइप, फोल्डर का नाम ये था volatility_2.6। मैंने इस फोल्डर नेम को शॉर्ट कर दिया है और उस फोल्डर नेम को मैंने vol_2.6 कर दिया है। ऐसा इसलिए किया सो दैट व्हाइल वर्किंग ऑन CLI, ये जो टूल है ये CLI बेस्ड टूल है, we will not get GUI, although we can get GUI by different method. I'll let you know. Evolve करके स्टेटमेंट आता है, उसमें कर सकते हैं। I'll let you know after the practical. That is not very important. क्योंकि CLI functionality same है, CLI की समझ में आ जाता है तो it's very good. But मैंने volume_2.6 नाम कर दिया इस फोल्डर का, इस फोल्डर का नाम मैंने चेंज करके ऐसा बना दिया so that it becomes easy for me to access D drive। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो VMM फाइल है इसको भी मैंने इस फोल्डर के अंदर लिया है। आप देखोगे यहाँ पर मैंने image1.vmem लिख रखा है। तो पहले तो मैंने इसका पहले इसको हम लेकर आए यहाँ पर ये तो आप यही नाम चेंज कर दो, इसके अंदर ले जाओ पहले, उसके बाद नाम चेंज कर दो। मैंने इसको VMM फाइल को पहले इस फोल्डर के अंदर लेकर आया और इसका नाम चेंज कर दिया image1.vmem, एक्सटेंशन सेम रहेगा। इतना करो पहले, फिर we'll go to the CLI। कोई भी एक प्रेफर्ड लोकेशन पे कर लो, उस लोकेशन को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा so that it becomes easy for you to find these file। अच्छा, एक चीज और, जब आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक ही एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी .exe, उसका नाम भी होगा, उसका नाम यही होगा volatility_2.6_win64_standalone.exe। तो उसका नाम भी चेंज करके मैंने क्या कर दिया, volatility.exe कर दिया। सो अब जब मैं यूज करूंगा इस एग्जीक्यूटिव फाइल को, मैं volatility के थ्रू ही यूज करूंगा। सो गिव द नेम टू द टूल सो दैट it makes a good reference and it becomes easy for you to operate these files। So these two files are very important। One is .vmem file, name could be anything, and one is .exe file, name could be anything। But
keep it related to the practical. Nomenclature बिल्कुल ABC XYZ मत कर देना, कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर दोगे तो फिर आगे मेमोराइज करने में दिक्कत होगी, राइट? इतना कर सर लो। जो ये image1.vmem फाइल है, ये आपने खुद यहाँ पे क्रिएट की है? मतलब यहाँ पे मेरे में बाकी सारी ऑप्शंस है, ये वाली vmem फाइल बेटा ये देखो, ऑलरेडी। ये वाली फाइल देखिए बाहर जो हाँ दी है, जी, ये तो है। इसको हाँ कॉपी जी, करके अंदर ले जाओ, इसी को रीनेम कर दो, ठीक है सर। है ना? ठीक। बेसिकली 3 स्टेप करने हैं। एक तो इस पर्टिकुलर रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर बना, उस फोल्डर का रीनेम कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, उसको रीनेम किया, और इस फोल्डर के अंदर एक vmem इमेज को डाल दिया और उसका नाम चेंज कर दिया। ये 3 स्टेप। प्लीज लेट मी नो once it is being done. हो गया आशीष, अखिलेश, पलका, हो गया? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। करो फटाफट करो, फिर अपन आगे चलेंगे। आशीष हो जाता, बता देना एक बार, है ना? हाँ सर, हो गया बस हाँ, हो गया सर। नाउ यू हैव टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। आप विंडोज आर करके जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये करो, राइट? एंड इसके बाद पैरेलली करते जाओ मेरे साथ। देन विल हैव द विल चेंज आवर पाथ टू डी डायरेक्टरी। मैंने यहाँ पर डी डायरेक्टरी कर रखी, तो मुझे डी डायरेक्टरी में जाना है। आप लोगों ने जहां पर भी कर रखा हो सकता है आप लोगों ने डेस्कटॉप पे कर दिया हो, सो फाइंड योर पाथ एज पर योर ओन कन्वीनियंस। फोल्डर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पाथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरे डी डायरेक्टरी में है, सो मैं डी डायरेक्टरी में जाऊंगा, राइट? और उसके बाद आई विल टाइप इन डायरेक्टरी नेम, मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया। यहां तक आ जाओ। आई बिलीव आ गए होंगे अब तक। और उसके बाद आपको जैसे अपनी लिनक्स में कमांड होती है ls फॉर लिस्टिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द फोल्डर डायरेक्टरी, अपने यहाँ पर कमांड होती है विंडोज में कमांड होती है dir डायरेक्टरी। तो आई हिट एंटर, इट विल शो मी ऑल द थिंग्स, ऑल द फाइल्स जो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। इन सारी फाइल्स को यहाँ शो कर देगा, राइट? एंड
मुझे बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ दो फाइल से लेना देना है, एक तो image1.vmem और एक volatility. अगर आपका पाथ गलत होगा तो आपको नहीं दिखेंगी, पाथ आपने सही डाला होगा तो आपको ये दिखेगी. Is my voice clear? It shows me that your internet connection is not stable. Is my voice clear? हाँ जी इतना करो और आगे चलते हैं अपन. कर लिया? यस सर. मजा आ गया? यस सर। पक्का हो गया बेटा? सर मेरा ना डाउनलोड्स में है लेकिन वो पाथ नहीं ले रहा, मतलब सी में जाके लेना पड़ेगा फिर वो. हाँ बेटा, बस सी में जाकर लेना पड़ेगा. अगर आपको डाउनलोड्स में है, ठीक है. कम इन सी में जाकर आपको यूजर्स में. ठीक है. यूजर्स में जाकर ऐसे यहाँ पर जाकर फिर आपको ये डाउनलोड्स मिल जाएगा. ठीक है सर. है ना? सर इसको यार डायरेक्ट पाथ वेरिएबल में डाल देने से नहीं होता? हाँ तो ऐसा ऐसा कर लो बेटा. बल्कि आपने उसको जैसे मैंने ड्राइव में डाल रखा है या बाकी में ड्राइव में डाला है, हाँ जी. वहां से डाउनलोड से कॉपी पेस्ट करके कट पेस्ट करके उसको किसी ड्राइव में ले जाओ. दैट वुड बी इजी फॉर यू. इजी भी रहेगा आपके लिए. हाँ? ठीक है सर. और आपके लिए एक बैकअप भी हो जाएगा. अभी डाउनलोड में तो क्या सी ड्राइव में कभी कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ सी ड्राइव में तो निकल जाएगा वो सॉफ्टवेयर. ठीक है सर. ऑलवेज कीप द बैकअप. सी में तो कुछ रखा ही मत करो. अब इंस्टॉल सी में हम डिफॉल्ट करते हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग. करो फिर इसके आगे चले हम. तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है बल्कि आपको करो जब तक मैं ना एक कमांड बता देता हूँ. बेसिकली अब क्या चाहिए हमको हमारे पास क्या है, इमेज है ये. मैं इसको मार्क करता हूँ, ये इमेज है. इस इमेज की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए. अच्छा, सबसे पहली बात वॉलेटिलिटी टूल की जो एक लैकिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, एक लिमिटेशन है that it will not retrieve anything for you. Retrieve मतलब वो आपको दोबारा से यूजेबल कोई कंटेंट नहीं देगा. लेट्स सपोज जैसे पिछले टूल्स में जैसे हमने फोरमोस्ट में पढ़ा या फिर बल्क एक्सट्रैक्टर में पढ़ा हमने, उसके अंदर वी वर एबल टू रिट्रीव द फाइल्स. कोई इमेज फाइल है या फिर किसी भी फॉर्मेट की फाइल सपोर्टेड जो है वो हम रिट्रीव कर पा रहे थे. यहाँ पर ऐसे कुछ रिट्रीवल नहीं है. यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है. राइट. इट इज बेसिकली इट्स मेमोरी फोरेंसिक्स मींस कि मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी उस वक्त किस स्टेट में थी, उस वक्त कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें चल रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन कैसे इंपॉर्टेंट है वो अपन जरूर लर्न करेंगे इसके अंदर. वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस लर्न करेंगे एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टू ट्रेस द वर्किंग, और वी कैन से ट्रेस द वी कैन से द वर्किंग स्टाइल ऑफ द यूजर. और एट दैट टाइम उस यूजर ने क्या क्या हिरार्की अपनाई अपने किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए, उस हिरार्की को अपन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज कि किसी ने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू अटैक किया, डीडोस अटैक किया, डॉस अटैक किया या किसी भी तरह का कुछ थेफ्ट प्रोग्राम चलाया. सो सबसे पहले उसने सिस्टम ऑन किया होगा. सिस्टम ऑन करने के बाद उसने ब्राउजर ऑन किया होगा. ब्राउजर ऑन करने के बाद उसने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्टार्ट करी होगी. उस एप्लीकेशन के थ्रू उसने कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट चलाई होगी. तो क्या स्क्रिप्ट चलाई होगी ये नहीं पता चलेगा, बट किस एप्लीकेशन के थ्रू अटैक हुआ है वो हमको जरूर पता चल जाएगा. राइट. सो सबसे पहले तो हमको इंटायर प्रोसेस को रन करने के लिए, इंटायर प्रैक्टिकल को रन करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इमेज के बारे में कि जो इमेज हमने कैप्चर करी है. अच्छा, ये इमेज जो है एक एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है. इसकी डिटेल्स ये है कि ये 2011, यहाँ पर देखो आपने लिखा हुआ है
कि 2011 में ये इमेज बनाई गई थी, ठीक है। इस टाइम पे ये लाइव इमेज कैप्चर किया गया था। अच्छा, इस इमेज के अंदर एक मालवेयर अटैक हुआ है, राइट। क्योंकि ये इमेज है, इसके अंदर से कोई चीज उठ के हमारे सिस्टम में तो आ नहीं सकती, सो इट इज वेरी सेफ, वी शुड नॉट हेजिटेट टू यूज इट फॉर आवर लर्निंग, राइट। सो ये जो इमेज है ये एक्सपी की इमेज है, और इस इमेज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमारे हमको चाहिए होगी। कुछ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है। प्रोफाइल मींस कि विंडोज एक्सपी है तो कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्विस पैक कौन सा इसमें यूज हो रहा था, पहले सर्विस पैक यूज होते थे, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वी डू हैव अ कमांड, उसको हम लिखेंगे। अब देखो volatility.exe हमारे पास फाइल है यहाँ पर, है ना। तो इस volatility.exe फाइल को हम यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे vim फाइल जो कि इमेज है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको रीड करने के लिए। कैसे करेंगे? volatility अच्छा, इसको पहले मैं आपको एक बार हाइफन एच करके बता देता हूँ। वैसे जनरली अपन हाइफन एफ यूज करने वाले थे। हाइफन एफ मींस फाइल नेम, हाइफन एच करके ही बता देता हूँ। इट विल गिव यू मेनी ऑप्शंस, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस ने दे दिए यहाँ पर आपको कि आप कैसे कैसे वॉलेटिलिटी टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसे कोई यूज करते हैं। हाइफन एफ एंड कैश के बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। ये जो है हाइफन फाइल नेम, ये अपने काम आएगा आज के प्रैक्टिकल में। और एक और काम आएगा, वो है विंडोज प्रोफाइल, ठीक है। जनरली यहाँ पे लिख रखा है तो अपन इसको ऐसे ही यूज करेंगे, राइट। इसके अलावा आज के दिन में अपना और कोई यूज नहीं आने वाला, बट यू कैन फॉर योर ओन एक्सपेरिमेंट एंड फॉर योर ओन practice you can use any of the extensions. These are the extensions supported. So what I'm doing is volatility hyphen f image 1। अच्छा, खास बात ध्यान रखना कि जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन पे ही आपको ये जो आपकी कमांड है वो एग्जीक्यूट करानी है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपको ना तो volatility.exe मिलेगी और ना ही आपको image1.ebmm फाइल मिलेगी, राइट। एंड देन स्पेस करके image info, राइट। सो volatility hyphen f image1.bmm image info, एंटर किया। It starts with the version number of the volatility framework and now it is determining the profile and it will give you all the information regarding the image. अभी सिर्फ image के बारे में information आपको provide कर रहा है। Right. So now I get to know that this image has a profile. It is Windows XP SP2 64-bit, right? और इससे ज्यादा हमको इसमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना तो देख सकते हैं कि सर्विस पैक 2 है, ठीक है। इमेज कैप्चर करने का डेट एंड टाइम ये था, ठीक है सर। हाँ सर वो वॉलेटिलिटी हाइफन एच वाला नहीं चल रहा, मतलब हाइफन दो बार हाइफन लिखो बेटा इसमें। वहाँ सर वो दो बारी में भी नहीं चल रहा, दोनों करके देख लिया। स्क्रीन शेयर कर लूँ आपको? volatility वॉलेटिलिटी की स्पेलिंग सही से चलाना बेटा, एक बार एक को होल्ड करो। मेरे भी नहीं चल रही सर। क्या बोल रहे हो पलका? मेरे भी नहीं माइनस एच वाली कमांड चल रही। क्या एरर दे रही है? वो कह रहे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि वो ओके, सिर्फ हाइफन एस देकर देखो एक बार। नहीं, अभी भी नहीं चली। ये आ गया सर वॉलेटिलिटी फाउंडेशन। हाँ चल गया। टाइम लगता है थोड़ा सा, पहली बारी में नहीं चला मेरा सर, बाकी में दूसरी बार में चल गया। पलका आपका बताओ। मेरा तो नहीं चला। क्या एरर दे रहा है? हाँ जी। एरर क्या दे रहा है?
रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो कमांड को। कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप उस फोल्डर में हो जहाँ पर वॉलेटिलिटी आपका है रखा हुआ? हाँ जी। ओके, चल जाएगा सर, थोड़ी देर में चल जाता है मेरे ऐसा ख्याल से। dir कमांड लिखो यहाँ पर। हाँ जी यही आया है, इसमें फाइल्स आपको आ ये गई। दिख रही है volatility.exe? अच्छा डबल.exe एक मैंने एक्सटेंशन हाँ ज्यादा हाँ डाल दी। हाँ हाँ, मेरी ये भी डालना यही है गलती बेटा? सर, मेरी ठीक भी है। यही गलती थी, सही कराया मैंने ये, तब चला है। अब ठीक करो इसको। सर नेक्स्ट क्या था? वोलेटिलिटी -f volatility -f, ये रहा नेक्स्ट -f image1.vmem and image info। ओके सर। चल गई सर अब। क्या? हाँ जी। ठीक है, अब ये वाली कमांड चलाओ, volatility -f image1.vmem image info। image info फाइल जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको ये क्या लिखनी चाहिए image info? देखो ये रही कमांड इमेज के बारे में, ये एक्सटेंशन है, बेसिकली प्लगइन्स है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स अपन यूज करने जा रहे हैं। इमेज इन्फो हो गई, और एज पर दी रिक्वायरमेंट अपन प्लगइन्स यूज करते जाएंगे, जैसे पीएस लिस्ट है, पीएस स्कैन है, ये सारे यूज करेंगे अपन। तो इट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल अगर आप एक बार कोई भी टूल यूज करते हैं सीएलआई के थ्रू, तो उसको जैसे अपन उसमें करते हैं, लिनक्स पे करते हैं, तो हम -h या -f यूज करते हैं। इसमें भी आप ऐसे -h या -f यूज करके आप सबसे पहले तो देखो कि कौन कौन सी हम प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट दिस, मिल गया होगा आपको सारा, सजेस्टेड प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आ गई होगी। सर आपका एक बार रिजल्ट दिखा सकते हैं? हाँ, मैं रिजल्ट देखो, मैं इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अच्छा हाँ हाँ सर, आप कौन से प्लगइन्स के बारे में बोल रहे थे? प्लगइन्स बताऊंगा आपको मैं। ये जो -h में अपन ने देखा ना, -h के अंदर जो भी हाँ हाँ इंफॉर्मेशन आई, हाँ तो इमेज से रिलेटेड ये इमेज इन्फो अपन ने यूज करी है हाँ। अभी प्लगइन, है ना। उसके हम्म, अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन्स जो ये सारे प्लगइन्स जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी PHP अपनी और जो रिक्वायरमेंट है, उन प्लगइन्स को अपन धीरे धीरे देखेंगे, एंड देन विल गो अहेड। सारे प्लगइन्स तो अपन कवर नहीं कर सकते प्रैक्टिकल में, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन डू इट इन योर स्पेयर टाइम। अभी लगभग 10 से 12 प्लगइन अपन इस प्रैक्टिकल में करेंगे। आगे चले। यस सर। Give me a second. Okay. So as we have discussed that this particular tool is specifically for analyzing the processes, right? तो हम processes पे जाएंगे, and we have 3 or 4 types of process, we can say plugin, जिसमें एक तो प्रोसेस लिस्ट है, प्रोसेस स्कैन है, प्रोसेस ट्री है, एंड प्रोसेस व्यू है, राइट। ये जो प्रोसेस व्यू है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द हिडन प्रोसेसेस, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं इसको हम, और या फिर आप इसको देख लो कि पूल स्कैनर है प्रोसेस स्कैन का, ये ट्री बनाएगा, ये लिस्ट करेगा, बस लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको जब रन करूंगा तब रन करके ये तो उसको रन कैसे करेंगे। आई विल गो टू द, इसको मैं डिलीट करता हूं ऐसे, ठीक है। वही अपन वॉलेटिलिटी करेंगे, जैसे हम वॉलेटिलिटी लिख देते हैं, ये डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल की तरफ इशारा करता है। वॉलेटिलिटी -प्रोफाइल, ठीक है। -प्रोफाइल इक्वल्स टू, जैसे अपन यहाँ पर क्या था, इमेज इंफॉर्मेशन में क्या आया था अपने पास, इमेज इंफॉर्मेशन में आया था अपने पास ये प्रोफाइल का नाम ये है अपना, ठीक है। विंडोज XPS 2, XPSP2, जो
इट इज केस सेंसिटिव, तो आपको संभल के करना पड़ेगा। XP सर्विस पैक 2 क्रॉस, अब क्रॉस है बेसिकली यहाँ पर आपको X के रूप में मिलेगा 86, राइट। देन -F, ठीक है। पहले तो हमने क्या लिखा, वॉलेटिलिटी को हमने डिफाइन किया कि हम volatility.execute फाइल यूज करना चाहते हैं। किस प्रोफाइल को यूज करना चाहते हैं वो प्रोफाइल लिखा। ये प्रोफाइल किस इमेज की है तो उस इमेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा कैसे, -F एंड इमेज 1.vmem, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको कौन सा प्लगइन यूज करना है। सबसे पहले हम प्लगइन जो यूज करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस लिस्ट, PSLIST। As soon as you hit enter, it will give you some list of processes. ठीक है, ये इसने प्रोसेसेस बता दिए। ये प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस हैं? ये प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो कि कैप्चर हुए या फिर रनिंग स्टेट में थे while the image was हम क्या टर्म बेसिकली यूज करते हैं, इमेज वाज कैप्चर्ड, acquired acquisition यूज किया था अपना टर्म, है ना। एक्विजिशन एंड कार्विंग इज फॉर रीडिंग इट, ठीक है। अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कार्विंग प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। कार्विंग ऑफ मेमोरी, सो इसलिए हम उसको मेमोरी फोरेंसिक्स कह रहे हैं। सो व्हेन द इमेज वाज कैप्चर्ड और एक्वायर्ड, एट दैट मोमेंट कौन कौन से प्रोसेस रनिंग स्टेट में थे, कौन कौन से थ्रेड्स रनिंग स्टेट में थे, उसकी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, राइट। So basically process ID है, parent process ID है, process ID है, parent process ID है, threads है, ये HNDS मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, session है, and at what time it has started, right? wow 64 भी कुछ होता है, let me search. इसमें करता हूँ, give me a second. All right, so it is okay, wow 64 means windows on WOY means windows on windows. So WOW64 means windows 32-bit on windows 64-bit. so इसका मतलब जब हमने इमेज चलाई, जो इमेज कैप्चर करी हमने वो 64 बिट, मतलब उस वक्त उसने शायद किसी विंडोज 32 बिट चला रखी होगी और 64 बिट प्लेटफॉर्म पर चला रखी है। इसका मतलब वाओ का अदर नेम होता है विंडोज 32 बिट ऑन विंडोज 64 बिट। यू कैन गो टू द गूगल सर्च एंड फाइंड इट ओवर देयर, राइट। देन सर इन केस हम ये हमारी .exe फाइल का नेम ना चेंज करते तो जो वो बड़ा सारा नेम आ रहा था वो सारा लिखना पड़ता, पूरा लिखना पड़ता है। हाँ, तभी तो मैंने उसको छोटा करने के लिए अपने उसको मतलब हमको इतना सारा लिखना नहीं पड़े इसलिए हम उसको छोटा कर दिया, नाम छोटा करते हैं। वॉलेटिलिटी तो पूरा वॉलेटिलिटी करके पूरा हमको अंडरस्कोर करके, क्योंकि .exe फाइल में अपन वी कैन नॉट हैव स्पेसेस, है ना। तो उसको पूरा अंडरस्कोर करके हमको लिखना पड़ता है जो जैसे वहां लिखा हुआ था, राइट। हो गया इतना, करो कर लिया। हाँ जी हो गया यहाँ तक। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ट्री आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा समझ में आएगा, बट अपन इसमें कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि देखो ये सिस्टम है, सिस्टम का कोई पेरेंट आईडी नहीं है, राइट। एंड इसका जो इनिशियल प्रोसेस आईडी बना वो क्या बना, 4 बना। अब इस 4 के अंडर में एक 536 करके smss.exe फाइल बना, यानी कि सबसे पहले सिस्टम टर्न ऑन हुआ, उसके बाद इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट किया गया जिसका पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, सिस्टम है। अब इसके लिए 536 जो है वो 2 प्रोसेस का पेरेंट है, 608 का पेरेंट है, 632 का पेरेंट है, ठीक है। 632 जो है वो अगेन 2 प्रोसेस का पेरेंट है, 676 का पेरेंट है, 688 का पेरेंट है। 676 जो है वो 3 प्रोसेस का पेरेंट है, राइट। ये देखो यहाँ पर 3 प्रोसेस का पेरेंट है, 832, 948, 916। इनफैक्ट नॉट ओनली 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे प्रोसेस का पेरेंट है ये, ठीक है। तो आप इसे पता चल सकते हो कि सिस्टम के बाद sms.exe चला, उसके बाद
उसके अंडर में CSRSS.exe फोल्डर एप्लीकेशन चली, उसके अंदर services.exe चली, राइट। एंड services.exe के अंदर ये सारी जो अपनी SVC होस्ट की कमांड्स हैं ये सारी चली। इसमें VMware भी एक सर्विस है। SVC होस्ट जो होती है वो अपनी बताता हूँ आपको, इसको बोलते हैं, मुझे एक बार उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टास्क मैनेजर पे। इट इज काइंड ऑफ सर्विस, सर्वर काइंड ऑफ सर्विस है। टास्क मैनेजर ओपन होने को मेरा, देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा ये विंडोज प्रोसेसेस में जाकर देखें तो ये देखो दिखा रहा है SVC सर्विस होस्ट। ये SVC है हमारी सारी, जितने भी हैं ये सारी SVC सर्विसेज हैं जो चल रही हैं। अब ये SVC सर्विसेज लोकल सर्विस है, ये इसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये दिखता है अपन को नेटवर्क रिस्ट्रिक्टेड, नो नेटवर्क, इस तरह की बहुत सारी SVC सर्विसेज दिखाएगा। सर्विस सोर्स की बहुत सारी अपन को सर्विसेज शो कर रहा है। तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पर शो कर रहे हैं अपन को, ये भी SVC है, ये भी SVC है, ये भी SVC है, ये भी SVC है, ये सारी अपन को शो कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज में है। सो इट इज बीइंग डिफिकल्ट फॉर दिस सेशन, दिस पर्टिकुलर सेशन टू एनालाइज। सो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक ट्री आर्किटेक्चर हमारे पास अवेलेबल है, एक प्लगइन ऐसा भी है जो हमको एक ट्री आर्किटेक्चर बना कर दे। उस ट्री आर्किटेक्चर की हम या तो हम प्रोसेस आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी को हम मैच करते हैं एक दूसरे के साथ एक एक करके। अब यहाँ पर तो क्या फ्यू ऑफ दी प्रोसेसेस थे, जैसे कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 20-25 प्रोसेस होंगे। बट जहाँ पर लेट्स सपोज आज के टाइम में रैम बहुत हाई, उस वक्त जो होती थी रैम 512 MB या 1 GB की रैम बहुत हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम में तो 32 GB रैम तक भी होती है। 32 GB रैम के अंदर अगर बहुत लंबे टाइम से सिस्टम चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से अटैक्स हो रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से कुछ भी काम हो रहा है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहां पर 32 या 34 या 35 आपको प्रोसेसेस ही अवेलेबल होंगे। So in that case, what you require a representation through which you can find it that which is the parent process and which is the child process or grandchild process or grandparent process, right? So उसके लिए हमारे पास एक plugin और है, वो plugin हम यूज करते हैं। I'll go towards the command. अब देखो बहुत इजी है, बार बार इसको अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, और दो याद करो तो अच्छा है, लिख लो तो अच्छा है। मैंने इसको एरो बटन से ऊपर किया, पूरी की पूरी कमांड सेम रहेगी। I'll all just change the plugin. Volatility -- profile Winax PS2 86 -f Imagine.mem, यहाँ तक सेम था। PS ट्री कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये भी मेरी कमांड में से थी, अपन ऊपर देखेंगे, you will find it process tree, ठीक है। ये रहा process tree. So basically what does it do? Print process list as a tree. Print process tree list as a tree, ठीक है। अपन करते हैं इसको। अच्छा एक स्कैन भी रह गया बीच में, चलो एक स्कैन तो बाद में कर लेंगे, अपन प्रोसेस ट्री पहले कर लेते हैं। देख लिया है इसको प्रोसेस ट्री। अब जब मैंने इसके अंदर एंटर किया, सो इट विल कम अप। अब CLI में हम ज्यादा ग्राफिक्स की तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की एक फंक्शनलिटी दी गई है कि वो हमको ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन दे जिससे कि हमको कुछ ना कुछ चीज क्लियर हो जाए। देखो ऑलमोस्ट चीज सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही अपने पास प्रिंट होकर आया है, ठीक है। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि अब आप देखोगे यहाँ पर डॉट्स बने आ रहे हैं, सिंगल डॉट, डबल डॉट, देयर इज नो डॉट, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, 3 डॉट्स, 4 एंड 5 तक भी हैं। तो इन डॉट्स को हम हिरार्की मान सकते हैं। वी कैन कंसीडर दिस डॉट एज एन हिरार्की। अगर सिंगल डॉट है तो इट मींस इट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड फॉर सम ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। 2 डॉट है तो इट इज ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। 3 है तो ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, 4 है तो ग्रैंड 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 चाइल्ड, एंड 5 है तो 5 टाइम्स ग्रैंड चाइल्ड।
मतलब ट्री का 6th अपने पास लेवल आ गया, 6ठा लेवल आ गया अपने पास, ठीक है, रूट से। रूट देन 1 2 3, रूट को अगर हम 0 कर रहे हैं तो ये 5th है, रूट को 1 माने तो 2 3 4 5 6, राइट, 6th आ गया। तो अपन देखते हैं, पहले अपन थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं अपन कि अपने पास एक पेरेंट प्रोसेस था explorer.exe, ठीक है। इस explorer.exe के पास के ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, तो इट इज लाइक 0 समथिंग, देयर इज नो डॉट। और उसके अंदर 4 चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं, एक vmware user.exe, एक चल रहा है अपना cmd.exe, एक vmware tray.exe एंड एक reader_sl.exe। अब इन चारों एप्लीकेशन का यूजर ने यूज किया है, इस बात की हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसमें से हो सकता है कुछ पर्टिकुलर जो एग्जीक्यूटेबल, जो सीधे सीधे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं तो ऑफ कोर्स सीधे यूजर व्यू में ही होगा, बट कुछ हो सकता है बैकग्राउंड प्रोसेस हो, कुछ हो सकता है कि प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द यूजर। लेट्स सपोज VM यूजर हो सकता है यूजर ने अपने आप से इनिशिएट किया हो, और reader_sl और vmtray.exe जो है वो VMware के साथ पैरेलल जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोसेसेस, राइट। नाउ यहाँ पर तो सिंगल हायरार्की मिली हमको, पेरेंट प्रोसेस था, उसके बाद हमको 4 प्रोसेस मिले जिनके अंदर सिंगल सिंगल डॉट था, तो 4 चाइल्ड प्रोसेस हो गए इसके। अपन थोड़ी हायरार्की भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये जो है ये PID4 वाला है, इसके अंदर सिंगल डॉट जो आया वो smss.exe फाइल आई, ठीक है। अब आप देखोगे वही चीज चल रही है। 536 के चाइल्ड कौन कौन से हैं, ये दो 60 एंड 632। यहाँ देखोगे आप 608 जो है वो डबल डॉट में है, एंड 632 जो है वो भी डबल डॉट में है, ठीक है। अब 632 has become the child the parent for 676, तो ओनली एक ही प्रोसेस होगा हमारे पास जिसके अंदर 3 डॉट्स होंगे, क्योंकि एक ही को वो एंटरटेन कर रहा है। Now 676 has become the child for another 3 processes, so ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये 3 प्रोसेस जो हैं वो हमारे 676 के हो गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर बीच में ब्रेक हो गया 964 आ गया तो वो होगा। आप देखोगे कि सेम 4 डॉट 1 2 3 4 डॉट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, ये रहे, ठीक है। और कहाँ तक मिलेंगे, यहाँ तक मिलेंगे, ये रहे, ये भी 676 के हैं। बट बीच में क्या हुआ कि एक 676 का जो चाइल्ड प्रोसेस है, बीइंग अ 676 बीइंग अ पेरेंट प्रोसेस फॉर अनदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपन यहाँ से अगर यहाँ तक कैलकुलेट करें तो ये 11 प्रोसेस है, ठीक है। ये 11 प्रोसेस है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 में से 964 वाला माइनस कर दो, ये दोनों वाले हटा देते हैं अपन, बचे कितने 9। सो फॉर 9 प्रोसेसेस 676 इज बीइंग द पेरेंट प्रोसेस, 676 इज बीइंग द पेरेंट प्रोसेस। अब उनमें से एक being 676 as a parent process for 964 has also its child, इसलिए वो बीच में घुस गया, और जब उसकी इंफॉर्मेशन फिनिश हुई तो उसने यहाँ से वापस अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 964 के लिए we do have 2 processes जो कि 5 डॉट से डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। ये जो प्रोसेस है वो ये वाले हैं, सॉरी इसको मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा ढंग से। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कहां चले गए, 5 डॉट्स तक चले गए। सो एवरी पर्टिकुलर डॉट इज शोइंग द हायरार्की, लेवल ऑफ हायरार्की। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन, ये एक थोड़ा सा गुड रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कहेंगे, CLI पे काम कर रहे हैं। इट इज बेटर रिप्रेजेंटेशन देन दैट ऑफ बिफोर, जो हमारे पहले चल रहा था रिप्रेजेंटेशन, उससे बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ विल हैव, इतना समझ में आया, यस नो? सर एक्सप्लोरर.exe सेपरेट अपने आप एक पेरेंट है।
वो उसको यहाँ पर दो ही पेरेंट जो कोर पेरेंट प्रोसेस है वो explorer.exe और system.exe सिस्टम में, जिनके अंदर दो डिनर डॉट्स नहीं है, सिर्फ दो अपने पास प्रोसेस है। ओके ठीक है, ऑलराइट, इतना समझ में आया? आगे चलें। यस सर। पलका एंड यस सर, यस सर। हाँ जी सर, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट अपन करते हैं, वो है PS स्कैन, PSSCAN। देखो सब जगह पे आपको कमांड सेम है, ठीक है। सो PS स्कैन में आप देखोगे कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिली है, राइट। ये आपका लोकेशन है, एड्रेस है जहाँ से प्रोसेस उस वक्त जब इमेज कैप्चर हो रही थी, उस वक्त जो रनिंग स्टेट थी, उस रनिंग स्टेट में जो एड्रेसेस थे, क्या क्या एड्रेसेस है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। अच्छा, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको आगे समझ में आएगा, एंड डेट एंड टाइम इसने आपको अलग से बता दिया है। और ये जो लिस्ट है ये थोड़ी कॉम्पैक्ट लिस्ट है, ये जो लिस्ट है थोड़ी कॉम्पैक्ट लिस्ट है, और थोड़ा क्लियरिटी है इस लिस्ट के अंदर कि हमारा सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, PS scan is also very easy। लास्ट में जो कमांड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको हिडन प्रोसेसेस के बारे में बताएगा, उसे हम बोलते हैं PSX व्यू। PSX व्यू, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आएंगी, लाइक इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो यू कैन सी दैट ये हमारे पास सारी सर्विसेज थी, इनके हमारे पास एड्रेसेस भी आए हैं साथ में, और यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, और फॉल्स है, राइट। तो जहां जहां पे ट्रू है वहां पर वो मतलब इसकी अवेलेबिलिटी है, और जहां जहां पे वो फॉल्स है वहां पर वो क्या है, हिडन है। क्या है वो, हिडन है। सिस्टम के अंदर जाकर हमारे पास क्या हिडन है, एक तो CSRSS और एक सेशन, ठीक है। अच्छा, CSRSS क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इट इज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। CSRSS, इसको मैं आपको यहाँ शो करने की कोशिश करते हैं, ये रहा क्लाइंट सर्वर रन टाइम प्रोसेस। क्लाइंट सर्वर रन टाइम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, CSRSS प्रोसेसेस, ठीक है। सो क्लाइंट सर्वर रन टाइम प्रोसेस की बात करें, सेशन की बात करें, तो सिस्टम उस वक्त सिस्टम को जो स्टेट है क्लाइंट सर्वर प्रोसेस पे, या फिर SMSS.exe जो है वो प्रोसेस जो है वो हिडन है, इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। इनफैक्ट आप देखोगे कि तो CSRSS.exe जो है वो भी यहाँ पर जाकर फॉल्स हो रहा है, इट इज एन हिडन प्रोसेस, राइट। सो इसको अपन पर जहाँ पर अपन -H किया था वहां पर पढ़ते हैं क्या है इसका बेसिकली यूज, पढ़ के समझ में आ जाएगा। PSX view is find hidden processes with various process listings। ये listings जो है यहाँ तक आ रहा है, listings, find hidden processes with various listing, ठीक है। और PS scan क्या कर रहा था, टूल स्कैनर फॉर प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और PS लिस्ट, ये अपन ने चार जो है ये प्रोसेसेस पढ़े हैं। बेसिकली प्रोसेस से रिलेटेड ये चार ही प्लगइन है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो XP का था, why we are not going through any other image? तो yes, you can go through। आप जैसे लेट्स सपोज आपका सिस्टम अभी ऑन है और आपका कोई ना कोई क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म जरूर चल रहा होगा, सो यू कैप्चर दी इमेज। आप कोई भी एक्विजिशन टूल जो है यूज कर सकते हो, अपन ने बहुत सारे एक्विजिशन टूल्स यूज किए हैं, DC3DD यूज कर लो, गायमजी कर लो आप, एंड बस इतना जरूर बोलूंगा, मैं पहले भी आपको बोलता था कि जहां पर भी आप स्टोर कर रहे हो, द स्टोरेज शुड नॉट बी सेम एज दी कैप्चरिंग मशीन। तो आप किसी अनदर पेन ड्राइव की लोकेशन पे जाकर उसको सेव कर लो, और as we have already studied कि हम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं इसके अंदर, .dd फॉर्मेट ले सकते हैं, .vmem ले सकते हैं, .easyroman लिख सकते हैं। so .dd और .exe, sorry .dd और
E01 फॉर्मेट तो हमने क्रिएट करना सीखा ही है, तो उसके थ्रू आप प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू दिस प्रोसेसेस। चलो ये तो हो गई प्रोसेस की बात, ये तो हो गई हमारे प्रोसेस की बात। तो हमने आप कितना कर लिया, एक तो ये हो गई हमारा, और ये प्रोसेस वाला, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर ट्रू फॉर अवेलेबल प्रोसेस, और अवेलेबल नहीं बोल के बोलेंगे इसको शोन प्रोसेस, फॉल्स फॉर हिडन प्रोसेसेस। प्रोसेस है बट हिडन है शोन, राइट। सो दो पार्ट हो गए अपने, टोटल मिलाकर लगभग 6 या 7 पार्ट है इस प्रैक्टिकल के, ठीक है। 2 पार्ट अपने हो चुके हैं, सबसे पहले इमेज किया, उसके बाद अपने प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड इज अबाउट द नेटवर्क। अब एक सिस्टम चल रहा है, वो किसी नेटवर्क से भी कनेक्टेड होगा, राइट। किस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, कौन सा सॉकेट यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कौन सा सॉकेट यूज कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो कोई प्रोसेस जो होता है, इसको मैं बता देता हूँ, तो मैं शो करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक यही होता है नाम इसका, नेटवर्क एक्सेस देखो यहाँ पर मुझे कहीं मिलना होगा, अगर मिल जाएगा मेरे को तो मैं आपको शो कर दूंगा। मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा। ओके, जनरली क्या होता है, फॉर प्रोसेस होता है। आपने सॉकेट प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रखी है, आप लोगों ने सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है? नहीं सर। नहीं पढ़ रखी। एक्चुअली सॉकेट प्रोग्रामिंग में होता है, आई एम जस्ट मिसिंग दैट पर्टिकुलर टर्म। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोसेस है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर इज गिविंग दिस, इंटरनेट लेयर इज गिविंग सम सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज गिविंग सम सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर। जब ट्रांसपोर्ट लेयर से वो ऊपर जाता है तो ये फॉर प्रोसेस बन जाता है। बताने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि लेट्स सपोज इस इमेज को देखते हैं अपन, ठीक है, अभी वो चीज मुझे मिल नहीं रही है। इस इमेज को देखते हैं राइट हैंड साइड पे, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर से यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब सर्विस जाएगी, उसको हम एनएसएएस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क सर्विस नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, एनएसएएस। शायद मिल जाए इस नाम से, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इस चीज से अपन को समझ में आएगा, इस डायग्राम से, ठीक है। राइट हैंड साइड में डायग्राम देखोगे, सो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर, वो 2 तरह के पैकेट भेज रहा है, एक टीसीपी पैकेट भेज रहा है, यूडीपी पैकेट भेज रहा है, ठीक है। यूडीपी पैकेट जो है जनरली टीएनएस एंड टीएफटीपी काम आ रहा है, और टीसीपी पैकेट जो है एचटीटीपी एंड एफटीपी काम आ रहा है। तो एक इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारा, जब भी हम एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए अलग कनेक्शन है, हर एप्लीकेशन के लिए अलग पोर्ट है, हर एप्लीकेशन के लिए अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। देयर आर वाइडली टू प्रोटोकॉल्स दोस आर बीइंग यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। एक होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी एंड टीसीपी। तो कौन सा एप्लीकेशन टीसीपी लेयर, टीसीपी प्रोटोकॉल काम में ले रहा है, कौन सा एप्लीकेशन यूडीपी प्रोटोकॉल काम में ले रहा है। लेट्स सपोज अगर एचटीटीपी में यानी कि ब्राउजर पे काम कर रहे थे तो टीसीपी काम में लेगा, अगर डीएनएस टीएफटीपी में काम करे तो यूडीपी काम लेगा। तो टीसीपी एंड यूडीपी के थ्रू हम काफी चीजें पता लगा सकते हैं, बाइफरकेशन कर सकते हैं कि हमारी सर्विस जो उस वक्त यूजर यूज कर रहा था वो उसका क्या
मोटिव था टीसीपी मतलब पार्ट को यूज करने का या यूडीपी पार्ट को यूज, इतना समझ लो, ठीक है। अब अपन जाते हैं, तो मैं इस वाली लिस्ट में लिखता हूं, पहले मैं सॉकेट्स का कर लेते हैं, SOCKETS, SOCKETS। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पर प्रोसेस का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, ओनली प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। मैं मार्क करता हूँ 1956 यूज्ड टीसीपी, ठीक है। सो 1956 में यहाँ पर देखता हूँ 1956 कौन सा था, सो उसके लिए मैंने ये देखा explorer.exe, इसने टीसीपी पे काम किया है। 964 uses UDP, 688 uses UDP, so 688 ये UDP पे चलने वाला था, ठीक है। और कौन सा दूसरा कौन सा था 964 SVC होस्ट, ये भी UDP पे चलने वाला काम था। तो इसका मतलब जब इंटरनेट से कनेक्टेड थे तो यहाँ पर तो 960 कौन कौन से थे 964 एंड 688, 964 एंड 688 प्रोसेस तो चले हमारे इस साइड में, और यहाँ चले हमारे explorer.exe वाले प्रोसेस जो कि टीसीपी के थ्रू हमारे काम कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इसमें से कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा प्रोसेस ऐसा था जो एक बार छोड़ के चला। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूडीपी एंड टीसीपी, ये तो आपने अपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा जब अपने नेटवर्किंग पढ़ी। ये जो टीसीपी पैकेट्स होते हैं वो कनेक्शन रिलायबल होते हैं और ये कनेक्शन लेस होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है एक 3 वे या 4 वे हैंडशेकिंग होगी, और यहाँ पर क्या होगा, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जो पैकेट है, डेटा पैकेट को हमने सेंड कर दिया है, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर 3 वे हैंडशेकिंग है, 4 वे हैंडशेकिंग का मतलब है कि हमको हर भेजे गए पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको अगर आप सीरियसली देखोगे तो सोचने में मिलेगा आपको कि टीसीपी में वी आर बाउंड टू शो आवर ओन आइडेंटिटी। टीसीपी के अंदर वी आर बाउंड टू शो आवर ओन आइडेंटिटी, बिकॉज आप किस लोकेशन से डेटा सेंड कर रहे हो उस लोकेशन पे रिस्पॉन्स भी वापस आएगा, उस लोकेशन पे रिस्पॉन्स